हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास BA सेकंड ईयर। हम सामाजिक अनुसंधान की बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति निदर्शन का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने निदर्शन के प्रकारों का अध्ययन शुरू किया था। निदर्शन के प्रकार के अंतर्गत स्टूडेंट्स सबसे पहला निदर्शन जो मैंने आपको बताया था, जिस निदर्शन पद्धति या जिस निदर्शन विधि का उल्लेख मैंने किया था, वो कौन सी विधि थी? देव निदर्शन या संभावित निदर्शन। निदर्शन की कौन सी विधि का उल्लेख किया? देव निदर्शन या संभावित निदर्शन। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत मैंने देव निदर्शन के या संभावित निदर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण 6 प्रकारों का उल्लेख किया। अब हम जो अगला या दूसरा निदर्शन के प्रकार, जिस प्रकार का उल्लेख करने के लिए जा रहे हैं, वो है उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन। कौन सा है दूसरा प्रकार? कौन सा है निदर्शन का? उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन विधि या पद्धति। स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा निदर्शन या निदर्शन के अंतर्गत ऐसी इकाइयों का चयन जो कि अनुसंधानकर्ता के लिए उद्देश्यपूर्ण हो, या फिर अनुसंधानकर्ता जो है विचार करके इकाइयों का निदर्शन के रूप में चयन करता है, तो उसे उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन कहा जाता है। इसके अंतर्गत उसकी या अनुसंधानकर्ता की जो इच्छा है या उसी का जो निर्णय है, उसी पर आधारित ये उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या सविचार निदर्शन होता है। अर्थात इस निदर्शन के प्रकार के अंतर्गत जिन इकाइयों का चयन किया जाता है, वो संपूर्ण अनुसंधानकर्ता पर या अनुसंधान के अनुसार या अनुसंधानकर्ता के निर्णय के अनुसार चयनित किए जाते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण जो है निदर्शन का प्रकार है स्टूडेंट्स, वो आता है स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन। कौन सा हो गया तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार निदर्शन का? स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन। स्तरित या वर्गीकृत हमने सामाजिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया थी या जो चरण थे, उसके अंतर्गत हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पढ़ा था, वर्गीकरण का चरण। उसमें क्या करते थे? उसमें ये किया जाता था कि जो भी तथ्य संकलित किए जाते थे, उन तथ्यों का समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजन किया जाता था। तो यहाँ भी वर्गीकृत आया है या स्तर, विभिन्न स्तर या वर्गों में विभाजन करना। ये विधि जो है स्टूडेंट्स, ऊपर जो विधियां पढ़ी है, 2 प्रकार पढ़े हैं निदर्शन के हमने, देव निदर्शन और उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। इन दोनों का मिला जुला रूप या मिश्रित रूप जो है वो कौन सा है? स्तरित निदर्शन या फिर वर्गीकृत निदर्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो सजातीय इकाइयां हैं, सजातीय इकाइयों से क्या मतलब हुआ? यानी ऐसी इकाइयां जिनकी अंतर्गत समान विशेषताएं पाई जाती है, उन सजातीय इकाइयों को सर्वप्रथम क्या किया जाता है? विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जिन इकाइयों में समान विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर उन्हें एक वर्ग में रख दिया जाता है। जैसे एक वर्ग में लगभग 10 या 20 इकाइयां आ गई हमारे पास, फिर उन 20 इकाइयों में से मैंने आपको बताया था देव निदर्शन में क्या करना है? कोई भी विधि
काम में ले लीजिए, चाहे लॉटरी विधि या कार्ड विधि काम में ले लीजिए, उन किसी भी विधि के द्वारा फिर देव निदर्शन के द्वारा उनमें से हमें जितनी इकाइयों का चयन करना है, एक वर्ग में से उतनी इकाइयों को निकाल लिया जाता है और उसके पश्चात उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? स्तृत या वर्गीकृत निदर्शन के नाम से हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम इसमें क्या किया था? इकाइयों को सजातीयता के आधार पर यानी समान विशेषताओं के आधार पर वर्गों में विभाजित किया। फिर प्रत्येक वर्ग में से उतनी इकाइयों का चयन किया जिनका कि हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये जो स्तृत निदर्शन है इसकी में स्टूडेंट्स 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला जो प्रकार है वो है आनुपातिक स्तृत निदर्शन। कौन सा है? आनुपातिक स्तृत निदर्शन। आनुपातिक यानी अनुपात के रूप में, यानी समग्र में से आनुपातिक स्तृत निदर्शन के अंतर्गत हमें समग्र में जितनी इकाइयां हैं उन इकाइयों के अनुपात के आधार पर चयनित करके फिर उनका अध्ययन किया जाता है, तो वो कहलाता है आनुपातिक स्तृत निदर्शन। यानी पूरी समग्र में से, समग्र क्या है? पूरा क्षेत्र, अध्ययन का क्षेत्र जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो है अध्ययन के लिए जाने वाला, उसमें जिस अनुपात में इकाइयां हैं उसी अनुपात में उनका स्तृत निदर्शन से अध्ययन करने के लिए चयन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है आनुपातिक स्तृत निदर्शन। दूसरा जो प्रकार है वो आता है असमानुपातिक स्तृत निदर्शन। असमानुपातिक स्तृत निदर्शन यानी फर्स्ट में हमने अनुपात यानी समग्र में जितनी इकाइयां हैं उसके अनुपात के आधार पर इकाइयों का चयन किया था, लेकिन ये असमानुपातिक स्तृत निदर्शन जो है इसमें प्रत्येक वर्ग में से समान संख्या में इकाइयां चुनी जाती हैं, किंतु ये ध्यान नहीं रखा जाता कि वो समग्र में किस अनुपात में है। फर्स्ट में हमने ये ध्यान रखा था कि वो समग्र में किस अनुपात में पाई जाती है, लेकिन असमानुपातिक स्तृत निदर्शन में ये ध्यान नहीं रखा जाता कि वो समग्र में जिस अनुपात में है उसी के आधार पर उसका चयन किया जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार आता है स्तृत निदर्शन का वो आता है भारयुक्त स्तृत निदर्शन। कौन सा आता है? भारयुक्त स्तृत निदर्शन। भारयुक्त स्तृत निदर्शन के अंतर्गत क्या किया जाता है? ये जो दोनों विधियां हैं आनुपातिक और असमानुपातिक, इन दोनों विधियों का मिश्रण जो है इसके अंतर्गत पाया जाता है। पहले क्या किया जाता है? प्रत्येक वर्ग में से समान इकाइयों का चयन जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो अधिक संख्या वाले वर्ग हैं उनमें से या उनमें भार प्रदान कर दिया जाता है। भार प्रदान करने का मतलब यह है कि ऐसा वर्ग जिसमें अधिक इकाइयां हैं उनमें से अधिक इकाइयों को ले लिया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये कौन सा निदर्शन कहलाता है? भारयुक्त स्तृत निदर्शन। नेक्स्ट जो निदर्शन का प्रकार आता है स्टूडेंट्स वो आता है निर्दिष्टांश या अभ्यंश निदर्शन। कौन सा निदर्शन? निर्दिष्टांश या अभ्यंश निदर्शन। यह भी किसका एक रूप है? जो वर्गीय निदर्शन है या फिर स्तृत या वर्गीकृत निदर्शन है उसका ही एक रूप है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत भी क्या किया जाता है? पहले संपूर्ण क्षेत्र को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ग में से कितनी संख्या में इकाई
इकाइयों को चुनकर उनका अध्ययन किया जाना है, ये निश्चित कर लिया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, या इस संख्या को, जिस वर्ग में से जिस प्रकार से जितनी इकाइयों का चयन किया जा रहा है उतनी संख्या को क्या कहा जाता है, निर्दिष्टांश या अभ्यंश निदर्शन के नाम से जाना जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार जो आता है स्टूडेंट्स निदर्शन का, वो आता है बहुस्तरीय निदर्शन। बहुस्तरीय निदर्शन नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, बहु यानी ऐसी विधि जिसके अंतर्गत एक से ज्यादा स्तर हो, वो कौन सा निदर्शन कहलाएगा। यानी विभिन्न स्तरों में विभाजित करके फिर निदर्शन के लिए इकाइयां चुनकर उनका अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, बहुस्तरीय निदर्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, हमें एक नगर का अध्ययन करना है, तो नगर को स्तरों में कैसे विभाजित किया जाएगा। सबसे पहले नगर को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाएगा। ऐसे वार्डों में विभाजित किया, वार्डों में विभाजित करने के पश्चात इन वार्डों में से निश्चित गृह समूह को, यानी हमें जितनी इकाइयों को चयन के लिए लेना है उतने गृह समूहों को ले लिया जाता है। गृह समूह लेने के पश्चात उसमें से क्या निकाला जाता है, परिवारों को निकाला जाता है, और फिर परिवार में से जिस व्यक्ति को हमें निदर्शन के लिए चुनना है उस व्यक्ति को निदर्शन के रूप में चुनकर या निदर्शन की इकाई के रूप में चुनकर उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये बहुस्तरीय निदर्शन जो है विभिन्न स्तरों से गुजरता हुआ अंत में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसीलिए इसे कौन से निदर्शन के नाम से जाना जाता है, बहुस्तरीय निदर्शन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या किया था, नगरों को वार्डों में बांटा, वार्डों से क्या किया, विभिन्न गृह समूह लिए, गृह समूह में से परिवार लेकर और फिर परिवारों में से स्टूडेंट्स क्या किया था, हमने जिस व्यक्ति को हमें इकाई के लिए चुनना है उन व्यक्तियों को चुनकर फिर हमने अध्ययन किया था। अगला छठा और बहुत ही महत्वपूर्ण निदर्शन का प्रकार जो आता है वो आता है सुविधाजनक निदर्शन। कौन सा निदर्शन, सुविधाजनक निदर्शन। नाम से पता चल रहा है सुविधाजनक, जिसमें क्या हो, सुविधा हो, यानी कार्य की, अध्ययन कार्य की सुविधा के अनुसार जो निदर्शन चयनित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सुविधाजनक निदर्शन कहा जाता है। यानी जैसा अध्ययन कार्य है या अध्ययनकर्ता जो कि अध्ययन कार्य कर रहा है, अनुसंधान करता जो निदर्शन विधि को काम में लेते हुए अध्ययन कर रहा है, उस अध्ययनकर्ता की सुविधा के अनुसार यदि निदर्शन का चयन किया जाता है, उसके अंतर्गत वह चयन करने से पूर्व किस चीज का ध्यान रखता है, स्वयं के समय का, धन, श्रम, इकाइयों से संपर्क करने की सुविधा, समय, धन, श्रम, और जिन इकाइयों को वो चुन रहा है क्या उनके पास, प्रत्येक के पास जाकर वो अध्ययन कर सकता है, साथ ही साथ उससे संबंधित जो स्रोत सूची होती है, जिन स्रोतों के द्वारा हमें अध्ययन करना है या उस अध्ययनकर्ता को अध्ययन करना है, इन सब चीजों की उपलब्धता के आधार पर वो क्या करता है, निदर्शन की इकाइयों का चयन करता है। यानी इसमें स्वयं अनुसंधानकर्ता की या फिर अध्ययनकर्ता की जो सुविधा है उसका ध्यान रखा जाता है और फिर निदर्शन का चयन किया जाता है। इसीलिए इसे सुविधाजनक निदर्शन या फिर अनियमित, आकस्मिक
आकस्मिक या फिर लापरवाहीपूर्ण, कौन सा, लापरवाहीपूर्ण निदर्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वयं अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से जिन इकाइयों का चयन करेगा उन्हीं का अध्ययन करेगा, इसीलिए इसको सुविधाजनक, अनियमित, आकस्मिक या फिर लापरवाही निदर्शन के रूप में जाना जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार जो आता है वो आता है स्वयं चयनित निदर्शन। कौन सा आता है सातवां प्रकार? स्वयं चयनित निदर्शन। नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, स्वयं चयनित यानी जो निदर्शन स्वयं आकर ये कहे कि मुझे चयनित कर लीजिए, मैं आपको आपके अध्ययन में सहायता करूंगा, वो कौन सा कहलाएगा? स्वयं चयनित निदर्शन। कितनी बार ये होता है जो अध्ययन करता होता है, जो अनुसंधान करता होता है, उसको निदर्शन का चयन करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको समग्र में से निदर्शन निकालने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि निदर्शन के लिए कुछ इकाइयां स्वयं आकर उसके निदर्शन के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है, तो उसे कौन सा निदर्शन कहा जाता है? स्वयं चयनित निदर्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, कोई साबुन की कंपनी है, वो बहुत सारे उपभोक्ताओं के द्वारा ये जानना चाहती है कि मेरे साबुन का उपयोग कितने लोग कर रहे हैं। उस हिसाब से यदि वो उपभोक्ता स्वयं निदर्शन के रूप में आकर अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार बताते हैं, तो वो कौन से निदर्शन के अंतर्गत आएगा? स्वयं चयनित निदर्शन के अंतर्गत आएगा। आठवां और अंतिम जो निदर्शन का प्रकार है स्टूडेंट्स, वो आता है क्षेत्रीय निदर्शन या फिर इसे कहेंगे संभाग निदर्शन। क्या कहेंगे? क्षेत्रीय निदर्शन या फिर संभाग निदर्शन। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले जो समग्र है, यानी जो अध्ययनकर्ता का अध्ययन क्षेत्र है, उस अध्ययन क्षेत्र को विभिन्न छोटे छोटे भागों में या फिर छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। फिर उन सभी छोटे क्षेत्रों का अध्ययन कर लिया जाता है। चूंकि इसमें इकाइयों के एक समूह का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? इकाइयों के एक समूह है, उसका चयन करेंगे। पहले क्या करेंगे? इस क्षेत्र को विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करेंगे, फिर उनका पूरा अध्ययन करेंगे। तो क्या किया? विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया, तो उस क्षेत्र में जो भी निदर्शन की सारी इकाइयां होंगी स्टूडेंट्स, वो पूरा समूह जो है निदर्शन के अंतर्गत आएगा। तो वो एक समूह के निदर्शन के अंतर्गत आने के कारण इसे कौन से निदर्शन के नाम से जाना जाता है? संभाग निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपराधी क्षेत्र का अध्ययन किया जाए या फिर जनसंख्या अध्ययनों के लिए, जनसंख्या अध्ययन के लिए जो कार्य किया जाता है, जो अनुसंधान किए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो क्षेत्रीय निदर्शन या फिर संभाग निदर्शन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि समग्र को या पूरे अध्ययन क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करके फिर समूहों का अध्ययन किया जाता है। अतः ये कौन सा निदर्शन हो गया? संभाग निदर्शन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स निदर्शन पद्धति के अंतर्गत हम निदर्शन के इन विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करते हुए अध्ययन के पूरे क्षेत्र में से निदर्शन की इकाइयों का चयन करके और उनका अध्ययन करके वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में समर्थ होते हैं।